मैं शगुफ्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सभी श्रोताओं का। और हमारे आज के वक्ता प्रोफेसर आदित्य निगम जी का। आज का जो हमारा व्याख्यान है वो शक्ति अभियान के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शक्ति अभियान के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। और व्याख्यान शुरू होने से पहले शक्ति अभियान के बारे में दो लाइनें। जो शक्ति अभियान है ये आईवाईसी द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है जिसमें महिलावादी राजनीति के ऊपर ये केंद्रित है। आधी आबादी पूरे हक के बारे में बात करता है। और जो ये हमारा कार्यक्रम है और जो अभियान है ये अभी हमारे देश में 21 से 22 राज्यों में अभी प्रगति पे है और लगातार इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। साथ में जो हमारा जो व्याख्यान है इसका जो हमें मंच दिया गया है वो शक्ति चिंतन श्रृंखला के द्वारा हमें दिया गया है। और अगर हम इस मंच की अगर बात करें, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा। नहीं, ठीक है। ठीक है। अगर हम बात करें कि हमें इसकी जरूरत क्या है तो इसमें हम महिलाओं को राजनीति में खड़े करने की बात करते हैं, जिसमें अलग अलग विषयों पे हम यहाँ पे बात करते हैं और उनकी समझ को और बेहतर बनाते हैं। साथ ही में हम इसमें उनसे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में भी बात करते हैं। और किसी ने सही कहा है कि अगर हमें बहुत अच्छा भविष्य चाहिए या फिर हम भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए कि और उसे पढ़ना लिखना समझना और उसके तहत हमें कार्य करना चाहिए ताकि आगे हमारे लिए और अच्छा हो सके। और इसी कोशिश में ये शक्ति चिंतन मंथन जो है इसकी शुरुआत की गई है। ये जो हमारा शक्ति अभियान के तहत किया जाता है और इस व्याख्यान में जो हमारा आज का शीर्षक है जैसा कि आप सभी ने देखा ही होगा, जिसमें हमारा है गांधीवादी चुनौतियों के तहत भारत में आने वाली व्याख्यानों के बारे में बात करता है। और इसमें जो हमारे गांधीवादी विचारधाराओं पे पहलुओं पे चर्चा की जाएगी, जिसमें हमारे भारत के भविष्य के सुगम प्रयासों के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि हिंदू मुसलमान प्रश्नों के अलावा धर्म जाति इतिहास के संबंध में व उनके विचारों को उजागर किया जाता है। और आज जो हमारे हिंदुत्ववादी जो विचारधारा जो इससे परेशान हो गए हैं और इसी पे कई सवाल आज गांधी से आगे आने और उससे थोड़ी और बातचीत करने पे ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और इन सभी के बीच जो आज हमारे वक्ता आए थे, वक्ता जो हैं प्रोफेसर आदित्य निगम जी, मैं उनके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले धन्यवाद आदित्य निगम जी, आज आपने अपना कीमती समय दिया। और आदित्य निगम जी अ, एक राजनीतिक विचारक हैं जो कि पहले दिल्ली सेंटर ऑफ द स्टडी डेवलपमेंट से जुड़े हुए थे। और उनका एक लंबा जुड़ाव वामपंथी आंदोलनों से रहा है। हाल ही में वो सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत के औपनिवेशिक पर केंद्रित हैं। वह अंग्रेजी हिंदी और बांग्ला के लेखन करते हैं। वह राजनैतिक ब्लॉग काफिला ऑनलाइन के संस्थापक हैं और वह नियमित रूप से वहाँ लिखते रहते हैं। अ, अभी मैं वक्ता जी से गुजारिश करती हूँ कि अब वो अपनी बात को रख सकते हैं। उनसे पहले सभी साथियों से निवेदन है, जिस समय वक्ता बोल रहे हो अगर आपको उनसे कुछ प्रश्न हो या फिर कुछ जानना या पूछना हो तो आप थोड़ा समय का इंतजार कीजिएगा। जब उनकी बात पूरी हो जाए तो आपको अपना सवाल जवाब रखने और पूछने का वक्त मिलेगा। जिस समय वक्ता बोल रहे हो उस समय आप कोशिश कीजिएगा कि आप ना बोलें। अगर आपको वैसा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब मैं वक्ता जी को निमंत्रित। ओवर टू सर। भैया, थैंक यू। शक्ति अभियान को श्रद्धा जी और शगुफ्ता जी, आप सबको अ, ये इस तरह की बातचीत के मौके हम लोगों को अ, कुछ आज के जरूरी सवालों पर अपने विचार साझा करने का जो मौका मिलता है, ये आप लोगों ने दिया है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बात गांधी की हत्या से ही शुरू करें। उनका जो कत्ल हुआ, और चूंकि पहले मुझे श्रद्धा जी ने कहा था कि 30 जनवरी को ही करना चाहते थे उस दिन, लेकिन मेरी कुछ मसरूफियात थी। तो लेकिन ये मसला ऐसा है जिसपे कि मेरे ख्याल से 30 जनवरी ही
कोई दिन नहीं है जिसमें बात की जानी चाहिए, क्योंकि गांधी की हत्या की कोशिशें तो 1934 से चल रही थी, और 5 बार नाकाम कोशिशों के बाद छठी बार में इन्हें 1948 में कामयाबी हासिल हुई। तो ये एक मुसलसिल मुसलसल सिलसिला था, किस्सा था, जिसमें एक गिरोह, और ये ऐसा नहीं है कि जितनी 5-6 कोशिशें हुई ये सब अलग अलग लोग कर रहे थे, नहीं, एक ही गिरोह था जो 1934 से लगातार इस कोशिश में था कि गांधी जी की हत्या की जाए। और दिलचस्प बात यह है कि 48 में उनका कत्ल होने के, उनकी हत्या होने के बाद भी आज तक इन लोगों को चैन नहीं है। आज भी गांधी का पुतला बना के उसको, उनकी हत्या का नाटक जो है वो हर बार किया जाता है। ये तस्वीरें हम लोग देखते हैं, देखते ही रहे हैं पिछले समय में। उनकी साध्वियां भी जो है वो हाथ में पिस्तौल लेके गांधी की हत्या, वो लोग इसे वध कहते हैं। ये वध भी एक खास शब्द है जो हमारे संस्कृत भाषाओं से, संस्कृत या उससे जुड़ी भाषाओं से निकलता है, जिसमें वध हमेशा जो है वो राक्षस का किया जाता है, दानव का किया जाता है। तो वध करने वाला जो है वो अपने आप, वो कोई देवताओं का प्रतीक हो जाता है। तो ये शब्द जो है अपने आप में ही एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक शब्द है। लेकिन ये ध्यान रखें कि 1948 में गांधी जी की हत्या करने के बाद भी चैन इन्हें आज तक नहीं मिला। गांधी जी के विचारों के साथ तो खैर रोज ही उनकी हत्या हो रही है, लेकिन सिंबॉलिकली उन्हें हर बार, हर साल में एक बार उनका पुतला बना के अब भी ऐसा करना पड़ता है। इसकी कोई तो वजह होगी। इतनी इतनी नफरत एक व्यक्ति के प्रति, एक आदमी के प्रति किसी में क्यों भरती है? कैसा होता है ये? किस किस वजह से इस तरह का एक जहर जो है वो एक आदमी के बारे में, एक शख्स के बारे में इतना फैल गया है? ये सवाल मेरे ख्याल से हम लोगों को सोचना चाहिए, सोचने पर मजबूर करता है कि वो क्या बातें थी, वो क्या वजह थी। पता नहीं, आप लोगों में से कई लोगों ने शायद सुना हो। हम लोग तो जब छोटे थे तभी से सुनते आ रहे हैं। एक कहावत की तरी हो गया था कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये किसकी मजबूरी थी? जरा इस पर थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है। एक मायने में कहें तो सभी की मजबूरी थी। दरअसल कांग्रेस के अनचैलेंज नेता होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि सब गांधी जी से सहमत थे। लेकिन गांधी जी जिस तरह के जननायक थे, जिस तरह के मास लीडर थे, उस तरह की फॉलोइंग किसी और की नहीं थी। उस तरह का लोगों का कोई सपोर्ट नहीं था। अलग अलग जगहों में, अलग अलग राज्यों में लोग अपने अपने किस्म के मास लीडर थे। लेकिन खुद कांग्रेस के अंदर, और खास तौर पे ये जो हिंदू और हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वाली जो जमात थी, जिनमें आरएसएस तो थी ही, लेकिन बहुत से लोग जो हिंदू महासभा के, जो इधर कांग्रेस में भी थे और उधर हिंदू महासभा में भी थे, जिनमें मतलब हमारे बहुत शीर्ष के नेता, राजेंद्र प्रसाद से शुरू करके तमाम हमारे चोटी के नेता उसमें शामिल थे, उसका हिस्सा थे। लेकिन उनकी थोड़ी सियासत इनसे अलग थी, इस मायने में कि वो लोग, और जिसकी वजह से वो कांग्रेस में शामिल हुए, कि वो लोग राष्ट्रीय आजादी के लिए लड़ना चाहते थे, इसलिए वो कांग्रेस में थे। लेकिन ये जमात ऐसी थी जो पूरी राष्ट्रीय आंदोलन से और उपनिवेश उपनिवेश विरोधी आंदोलन से बिल्कुल अपने आप को अलग रख के चली। और सिर्फ अलग ही नहीं रखा, राष्ट्रीय आंदोलन से तो अलग रहे ही, लेकिन ये भी एक बात है कि कभी भी इन्होंने ब्रिटेन का उस तरह से, या औपनिवेशिक शासन का उस तरह से विरोध नहीं किया। और इसलिए जो दरार है, इसलिए जो झगड़ा है, इसलिए जो
दोनों के बीच में टकराहट है, दोनों धाराओं के बीच में, जो राष्ट्रीय आंदोलन की मूल धारा है और हिंदुत्ववादी धारा है। इनके बीच में जो टकराहटें हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी। और ऐसा क्यों है, इसके बारे में कयास ही लगाए जा सकते हैं। मतलब कुछ चीजें तो आज दर्ज हैं इतिहास में कि आरएसएस वाले ये समझते थे, तो बुनियादी तौर पे बहुत ही डरपोक किस्म के लोग हैं। और उन्हें ये था कि अगर अपनी जमात बढ़ानी है हमें, तो ऐसा कुछ ना करो जिससे कि ब्रिटिश शासन आपके ऊपर हमलावर हो जाए। तो क्योंकि अपने आप को उन्हें कांग्रेस के खिलाफ और राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ खड़ा करना था, तो इसलिए ये जरूरी था कि वो अपना उसके साथ मिला जुला के चलें। और सावरकर के जिन माफीनामों का बार बार जिक्र होता है, हालांकि ये मान लीजिए, ये ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, सावरकर का आरएसएस से सीधा रिश्ता नहीं है। और सावरकर का हिंदुत्व जो उनका पैम्फलेट है और जो कुछ भी उन्होंने लिखा, वो दरअसल आरएसएस से जुड़ा उनका वैसा नहीं था। वो मूलतः तो हिंदू महासभा के आदमी थे। लेकिन काला पानी से माफीनामे वगैरह देने के बाद, रिहा होने के बाद, उन्होंने भी एक तरह से एक्टिव राजनीति से संन्यास ले लिया। तो ये एक चीज है जो बार बार देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से जब 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी, तब 13-14 ही साल के शायद थे, लेकिन वो जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो उन्होंने तकरीबन मुखबिर मुखबिर की तरह कई सारी चीजें जो है वो बता दी ऐसा अ, मतलब ऐतिहासिक सूत्र बताते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत हमें लगता है और जिसकी वजह से ये नफरत है, वो सिर्फ ये नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रहना और ब्रिटेन के साथ संबंध बना के चलना, ये इनका एक हिस्सा था। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, जिसका प्रेरणा स्रोत एक तरह से आइडियोलॉजिकली वी आर सावरकर है, वी डी सावरकर है। वो था बेसिकली एक हिंदू एकता कायम करना, हिंदू कंसोलिडेशन की उनकी धारणा थी कि हिंदू समाज एक होगा, तब जाके एक वो एक राष्ट्र का केंद्र बन सकता है। लेकिन वो एक हो कैसे? आपके यहाँ तो सदियों से छुआछूत और जाति प्रथा चली आ रही है। वर्णाश्रम धर्म के बिना हिंदू धर्म कुछ है नहीं। ये खासतौर से सनातन धर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ। 1 मिनट में थोड़ा सा और अलग डाइवर्जन कर लूं। ये हिंदू शब्द अपने आप में बहुत समस्यापूर्ण है, क्योंकि हिंदू शब्द का इस्तेमाल तो समाज का बहुत समय से होता है, लेकिन वो किसी धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो वो एक जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन जो था, जो अरबों अरबी लोगों की तरफ से सिंधु नदी के इस पार रहने वालों को के बारे में, सिंधु अ, अरबी में हिंदू हो जाता है। लेकिन वो उतनी अहम बात नहीं है। अहम बात यह है कि 19वीं सदी में ये जो पहचान बननी शुरू हुई, उस पहचान के बनने के पीछे उपनिवेशवाद का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और मैं अभी उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, उस सवाल जवाब के बातचीत के टाइम हम लोग उन पे कर सकते हैं, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा थोड़ा। लेकिन ये शब्द जो है, ये अपने आप में धार्मिक अर्थ लेके, एक धर्म के नाम पर ये जो है, ये 19वीं सदी के आसपास से शुरू होता है। और 19वीं सदी में ही इस तथाकथित हिंदू धर्म के बीच में कई सारे सुधार आंदोलन शुरू हुए, जिनमें मुख्यतः हम आर्य समाज की बात कर सकते हैं। बंगाल में ब्राह्मण समाज था, उधर बम्बई में प्रार्थना समाज था। लेकिन प्रार्थना समाज और ब्राह्मण समाज का किरदार, चरित्र अलग है।
आर्य समाज मूलतः हिंदू एकता कायम करने की कोशिश करता था। वो जाति मतलब ये दयानंद सरस्वती बहुत साफ थे इस बारे में कि ये सब जाति प्रथा जो है, ये सब चीजें और ये हमारे शास्त्रों में नहीं है, वैदिक धर्म में नहीं है, और हमें वेदों की तरफ लौटना चाहिए। तो उसकी वजह से उन्होंने जिस सुधार आंदोलन को कि जिसकी उन्होंने रहनुमाई की, उसे जो रूढ़िवादी हिंदू थे, उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा भाई ये जाति के बिना कैसे हिंदू हो सकते हैं। तो जाति और वर्णाश्रम धर्म जो है वो तो हमारे और पौराणिक धर्म, ये तो हमारे विश्वासों का बिल्कुल मूलभूत आधार है। तो उसकी वजह से आर्य समाज के बरक्स या उस तरह के सुधार आंदोलनों के बरक्स अपने आप को सनातनी कहने का चलन भी उसी दौर में शुरू होता है। ये सनातनी शब्द भी आपको बहुत पुराना नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है सनातनी सुन के जैसे पता नहीं उसका ना आदि है, ना आदि है, ना अंत है। ऐसा है नहीं। बहरहाल, तो ये जो जाति का सवाल था, ये बिल्कुल इसके केंद्र में था। और गांधी जी ने शुरू से ही इसके खिलाफ कुछ कुछ कम से कम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने आश्रमों में और तमाम जगहों पे वो उस तरह की कोशिशें उन्होंने लगातार की, जिसमें कि अंतरजातीय विवाह भी हो सके, सहभोज भी हो सके, तमाम तरह की कोशिशें उनकी रही। और अपने आश्रमों में ये था कि अपने लैट्रिन भी खुद साफ करना है, अपना सब काम खुद करना है। और उसमें भी दलित गैर दलित के माने जिन्हें वो गांधी जी हरिजन कहते थे, उस इनके आने का कोई मतलब इसमें कोई वो फर्क नहीं रखा जाता था। और अंतरजातीय विवाह के ऊपर भी उन्होंने काफी जोर दिया था। लेकिन 1920 के आसपास से एक और सिलसिला शुरू हुआ, जो मंदिर प्रवेश आंदोलन, जिसमें दलित जातियों के मंदिरों में प्रवेश करने को लेके जगह जगह पे, साउथ से लेके नॉर्थ तक कई जगहों पे बड़े बड़े आंदोलन हुए। और अ, उस जाहिर है कि उसके जो पुराणपंथी ऑर्थोडॉक्स किस्म के, जो रूढ़ी किस्म के नवियानुसी लोग थे हिंदू धर्म के, उन्होंने उसका विरोध किया। गांधी जी ने उसका बहुत मुस्तैदी से समर्थन किया। और वहीं से शुरू होता है अ, उनके विरोध का सिलसिला। आर्य समाज वगैरह की तो कोशिश ये रहती थी कि शुद्धि करके, तो जो लोग या तो मुसलमान हो गए, धर्म छोड़ के परिवर्तन करके निकल गए हैं, या अ, वो दलित जो खुद अपने आप को जिनको कि समाज कबूल नहीं करता है, जैसा भी है, इस तरह का एक उन लोगों का तस्वर था और ऐसी कोशिश थी कि वो उनकी शुद्धि करके उन्हें वापस धर्म में ले आए। हिंदुइज्म के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि कहते हैं बड़े जोरों से कि हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन वो जैसा अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि धर्म परिवर्तन करने के लिए तो आपको कोई ओहदा देना पड़ेगा ना समाज में। आप ब्राह्मण बना सकते हैं धर्म परिवर्तन करके। अगर किसी को आप, जो दलित जातियां थी जो निकल के हो, या तो बौद्ध हो गई या मुसलमान हो गई, उनको अगर आप शुद्धि करके वापस ला रहे हैं, तो उनको आप क्या ओहदा देंगे समाज में, क्या दर्जा देंगे। तो वो सवाल इनके सामने हमेशा एक सवाल था, इसलिए इन चीजों को लेके बहुत लगातार टकराहट बनी रहती थी। एक छोटी सी बात और कह दूं, ये हमारे कोलीग हैं जिस संस्था में मैं पहले काम करता था, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, वहाँ निशिकांत कोलगे, उन्होंने गांधी एंड कास्ट पे एक किताब लिखी है। और उनका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। ज्यादातर गांधी की जो आलोचना होती है जाति को लेके, वो उन चीजों पे आधारित होती है जो उन्होंने लिखी या कही। लेकिन अगर आप उनका बर्ताव, उनका व्यवहार देखेंगे,
तो व्यवहार में बिल्कुल अलग दिखाई देता है। व्यवहार में वो इन सारी चीजों से पूरी तरह, जब मान लीजिए सहबोज का सवाल है, तो अब वो कई बार इस तरह के वक्तव्य देते हैं कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, जो लोग अपना प्राइवेटली खाना चाहते हैं तो उन्हें प्राइवेटली खाना चाहिए। या वो कॉलिंग कहते हैं कि भाई जो आपका हेरिडिटरी कॉलिंग है, पेशा है, वही सबको करना चाहिए। और खुद को वो कभी सनातनी कहते हैं। अब ये सारी चीजें बहुत परेशान करने वाली हैं। लेकिन निशिकांत का ये कहना है कि दरअसल अगर आप इनको मिला मिला के देखें उनके व्यवहार के साथ, तो व्यवहार बिल्कुल अलग है। तो उनकी व्याख्या ये है कि, और मुझे जो सही लगती है, कि इतने विशाल बड़े एक देश में, जहाँ एक बहुत बड़े जनमानस को मोबिलाइज किया जा रहा था, और जिसमें गांधी की ही प्रमुख भूमिका थी। ये समझिए कि इस मुल्क में उस तरह के बड़े जन आंदोलन तो कभी हुए ही नहीं। गांधी से पहले एकमात्र थोड़ा जो था वो बंग भंग के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन था। लेकिन इसलिए वो तमाम तरह के लोगों को साथ जोड़ के आंदोलन में शामिल करना, वो करने के लिए कई बार जो अ, उनके विचारों से सहमत नहीं हो, ऐसे हिंदुओं को भी आंदोलन में किस तरह से लाया जा सकता है, उसकी वजह से हो सकता है कि कई चीजें उन्होंने वक्तन वक्तन कही। उनको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जो उनका अपना व्यवहार है वो किस तरह से अलग है, और वो किस तरह से इन लोगों के लिए लगातार एक खतरा पैदा कर रहा था, क्योंकि वो हिंदू होने की ही परिभाषा बदल दे रहा था एक तरह से। तो अब वो बताते हैं, जैसे जो आप गांधी की प्रेयर्स भी होती थी, जो उनकी प्रार्थना सभाएं भी होती थी, वो किसी मंदिर में नहीं है, या तो खुले में हो रही हैं या उनके उसमें हो रही हैं। हाँ, रहते थे। और वहाँ कोई ट्रेडिशनल मूर्ति पूजा या इस तरह की कोई पूजा का कोई वो नहीं होता था। उनकी प्रार्थना सभाएं जो हैं वो उस मायने में काफी निर्गुण किस्म की हुआ करती थी, और उसमें तमाम धर्मों के वो भी पढ़े जाते थे, धर्म ग्रंथों के हिस्से भी पढ़े जाते थे। तो एक तरह से ये पूरे हिंदू होने की परिभाषा ही बदले दे रहे थे, बिना उसको चैलेंज किए। ये जो है इन लोगों को बहुत परेशान करने वाली चीज थी, कि ज्यादातर हिंदू समाज जो है उसका दिल गांधी के साथ धड़कता था, इनके साथ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल। और इससे इसके बाद दूसरा सवाल जो है वो हिंदू मुस्लिम सवाल है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा एक चीज जोर दे के कहना चाहता हूँ, जो आमतौर पे हम लोग शायद अनदेखी कर देते हैं। गांधी जी को हम लोग आमतौर पर एक राष्ट्रवादी नेता मानते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का के शीर्ष नेता थे। और राष्ट्र के बारे में भी हम लोगों की समझ जो है वो बहुत कई बार साफ नहीं होती है। अगर आप राष्ट्र नाम की चीज को देखें, नेशन, रविन्द्रनाथ टैगोर जब भी इस पर लिखते थे तो वो नेशन अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो राष्ट्र नाम की चीज हमारे यहाँ है नहीं। हमारे यहाँ बांग्ला में राष्ट्र जो है वो एक्चुअली संस्कृत के नजदीक स्टेट के लिए इस्तेमाल होता है, वो नेशन के लिए नहीं इस्तेमाल होता है। तो कहीं बांग्ला में जाति जातीयता शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इस वजह से कि नेशन नाम की चीज जो है, ये जो तस्वुर है, ये आया है यूरोप से। और अगर आप उसे उठा के देखें यूरोप के इतिहास को, तो एक हमवार किस्म की राष्ट्रीय संस्कृति, जो नेशनल होमोजेनस नेशनल कल्चर बनाने की जो मुहिम है, वो बहुत वायलेंट, बहुत हिंसात्मक मुहिम रही है। और उससे पहले बहुत युद्ध हुए, बहुत वायलेंस हुआ, बहुत हिंसा कई किस्म की। और आखिर में जो संस्कृति बनी, मान लीजिए कि अगर आप
फ्रेंच भाषा देखें या इटालियन भाषा देखें, तो इन भाषाओं के बोलने वाले जो हैं, मतलब फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले, जो आज की फ्रांसीसी है इसकी जो पूर्वज भाषा, वो बोलने वाले पेरिस के इर्द गिर्द कोई 4-5% लोग हुआ करते थे। ऐसे ही जो बाद में इतालवी भाषा बनी, जो देश पूरे देश के ऊपर थोप दी गई, वो भी बोलने वाले ऐसे ही 3-4% लोग हुआ करते थे। तो ये हमवार किस्म की जो राष्ट्रीय संस्कृतियां बनी, इनके पीछे एक बहुत बड़ी मुहिम है होमोजेनाइजेशन। राष्ट्र जो है वो कभी डिफरेंस बर्दाश्त नहीं करता है। और लेकिन दिक्कत क्या है, यही उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि जहां जहां पे राष्ट्र बना, वजूद में आया, या तो उससे पहले ही वायलेंस के जरिए, हिंसा के जरिए दूसरे अस्मिताओं का खात्मा कर दिया गया, और या फिर वो परमानेंट माइनॉरिटीज को जन्म दिया उसने। तो ये मेजोरिटी माइनॉरिटी का पूरा सिलसिला जो है, ये राष्ट्र के पैदा होने के बाद या राष्ट्रवाद के जन्म के बाद सारी दुनिया में पैदा होता है। वही जर्मनी का सारा हिस्सा, जो सारा जो सवाल कि जूस जो हैं वो एसिमिलेट होंगे या नहीं होंगे, और उनको जो जो इस अनएसिमिलेटेड माइनॉरिटीज हैं उनका क्या किया जाएगा, ये अगर आप इनके गोलवालकर को पढ़ेंगे तो आप उनको साफ समझ में आ जाएगा कि ये चीज जो है ये इन लोगों के दिमाग में हमेशा थी। ये टिपिकल यूरोपीय मार्का राष्ट्रवाद बनाना यहाँ पे कायम करना चाहते थे, जिसमें अंदरूनी फर्क सारे खत्म कर दिए जाएं। और वो कैसे खत्म करेंगे? जिस तरह से हिटलर ने किए थे। वो गोलवालकर उस बारे में वी इन आर और आर नेशनहुड डिफाइंड में कहते भी हैं। वो किताब बाद में विड्रॉ भी कर ली गई थी, लेकिन ऐसा ख्याल कभी विड्रॉ नहीं किए गए। वो ख्याल तब भी थे, आज भी हैं, और आज भी उनके नेताओं के मुंह से आप सुन सकते हैं। इनमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब हम उसे राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में देखते हैं, तो वहाँ एक अलग किस्म का एक्सपेरिमेंट भी हो रहा था, क्योंकि तमाम तरह की भाषाभाषी लोग उसमें शामिल हो रहे थे। भारत जैसा बड़ा देश है, इसमें आप उस तरह की राष्ट्र उस तरह का राष्ट्रवाद बना नहीं सकते हैं जिस तरह का कि ये हिंदुत्ववादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो यूरोप से आए थे। तो यहाँ जो राष्ट्रवाद बना, जिसे बहुत तरीके से अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और तमाम तरह से ये कहने की कोशिश की गई, कुछ उपनिषदों से ब्राह्मण आत्मन का विचार लिया गया, कुछ सूफी इस्लाम से वहदतुल वजूद की बात की गई, कि जितना भी हम लोगों में फर्क है, आखिर में अंत में हम एक हैं। ये लेकिन वो नेशनलिज्म नहीं है जो नेशनलिज्म हम यूरोप में देखते हैं। ये उससे एक अलग किस्म की चीज बन रही थी, और जिसके बनने में गांधी का खास तौर से मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा रोल है। गांधी और टैगोर जैसे चिंतकों का। नेहरू जी कहते थे इसको, लेकिन क्योंकि उनका पूरा वो मैं आऊंगा उस पर थोड़ी देर में। यहाँ दोनों में एक मतभेद है जिस पे अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। और वो ये है कि इसकी प्रैक्टिकलिटी को कैसे देखा जाए। तो लेकिन गांधी जी का जहां तक सवाल है, ये चीज जो है एक और मायने में अलग थी। उनका जो राष्ट्रवाद का तस्वुर था, वो शायद पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में उस तरह से कबूल नहीं हुआ जिस तरह से कि वो चाहते थे, या जिस तरह से उनकी सोच में था। वो ये है कि हर राष्ट्रवाद, आप दुनिया किसी राष्ट्रवाद का इतिहास उठा के देख लीजिए, यूरोप यूरोप जहां से आया है चल के, और जिसकी की पूरी कॉपी पेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे हिंदुत्व द्वारा। हर राष्ट्र अपने आप को एक खास चोजन पीपल की तरह देखता है, कि हमारी कोई खासियत है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। हम ही हैं जो खास हैं, और जैसे कि ये डेस्टिनी है जिनकी, जिनके ऊपर ये विश्व गुरु होने का एक वो मिल गया है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। और इसलिए वो उसकी प्योरिटी की तलाश में हमेशा बिल्कुल अतीत तक जाते हैं। उन्हें लगता है कि बाद में जो कुछ हुआ, तो जिसे हम
आप अगर गंगा को देखें तो गंगा तो गंगोत्री में नहीं है। जब तक वो हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद, बनारस, हुगली होके न गुजरे, तब तक वो गंगा थोड़ी है। तो लेकिन अगर आप उसे गंगा वहीं बनाना चाहते हैं और वहीं फ्रीज कर देना चाहते हैं, जो इनकी कोशिश रहती है लगातार तमाम तरह के राष्ट्रवादियों की, कि वो एक प्योर ओरिजिन ढूंढ के निकाल के लाएं। गांधी जी, याद रखिएगा कि वो जब अपने हिंद स्वराज लिखते हैं तो वो हिंद शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो उन्होंने गुजराती और अंग्रेजी में साथ साथ लिखी है। सिर्फ तर्जुमा की दिक्कत नहीं है, तर्जुमे की दिक्कत नहीं है। उन्होंने बहुत सोच समझ के ही हिंद शब्द का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि हिंद उस आज के हिंदुस्तान का जिक्र करता है, की तरफ इशारा करता है, जिसको सुभाष चंद्र बोस भी जब कहते हैं तो जय हिंद कहते हैं। वो हिंद जो है वो उस मिथिकल भारत से अलग है, जो भारत मूलतः एक मिथ है। लेकिन जब गांधी या बोस हिंद की बात करते हैं तो वो हिंद आज का हिंदुस्तान है। आज का हिंदुस्तान है जिसमें गंगोत्री से चल के निकली हुई तमाम धाराओं के साथ और न जाने कितनी धाराएं जुड़ती चली गई और कितने मुकाम तय करती चली गई। तब जाकर ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान बना है जिसकी कि गांधी जिसके स्वराज की वो बात करते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि भारत का राष्ट्रवाद, हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद कहूंगा मैं, वो इन लोगों के तस्वुर में, खास तौर पे गांधी जी के तस्वुर में, बहुत हद तक अलग था उस यूरोपीय राष्ट्रवाद से। और काफी हद तक जो कांग्रेस के अंदर भी नेता थे, ये जो खास तौर से जो हिंदू महासभा किस्म के नेता थे, उन लोगों से भी अलग था। और गांधी जी इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। ये भी एक चीज है जो लगातार इनको परेशान करती रही। और तीसरी जो इससे जुड़ी हुई चीज है, और जहां पे शायद अ, नेहरू जी के साथ उनका फर्क जो है वो बहुत साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस में शायद गांधी जी अकेले नेता थे जो ये मानते थे कि ज्यादातर नेताओं को अगर आप देखेंगे, ज्यादातर जो उस वक्त के राजनीतिक नेता थे जिन्हें अंबेडकर द पॉलिटिकल्स कहते हैं, पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं, उन लोगों का मानना ये था कि पहले आजादी मिल जाए हमें, फिर हम बाकी समस्याएं खुद सुलझा लेंगे। जितनी हमारे अंदरूनी समस्याएं, इन इन समस्याओं का समाधान आज करने की जरूरत नहीं है। और अ, अगर आप इतिहास को देखें तो बंगाल के तथाकथित रेनेसांस जिसे कहा जाता है, और उससे शुरू करके देखें, राम मोहन या ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह के बाद से जो औरतों के सवाल लेके, विधवा विवाह के सवाल लेके, बच्चियों की शिक्षा के सवाल लेके जो जो सुधार आंदोलन चले, जाहिर है इसमें जाति का सवाल नहीं उठाया गया था, लेकिन महाराष्ट्र में जब हुआ तो महाराष्ट्र में जाति का सवाल भी उठा। और जाति के सवाल बाद में जब उठने शुरू हुए तो वो लगातार शुरुआती दौर 1892 93 93 तक इकट्ठा उठाए जाते थे। तो जब कांग्रेस का सेशन चलता था तो उसके साथ पैरेलल समाज सुधार सेशन चला करते थे, सब समाज सोशल कांग्रेस चला करती थी, जिसमें समाज सुधार के सवालों के ऊपर बातचीत होती थी। लेकिन वो भी तिलक के अनुयायियों ने फिर धमकी देके कि हम पंडाल जला देंगे अगर इसको, इन सवालों को उठाया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये विभाजनकारी, ये हमारे अंदरूनी विभाजन को उजागर करते हैं। अब ये विभाजन जो है ये पहले से है, ये उजागर वो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अ, उसका समाधान चाह रहे हैं। लेकिन वो समाधान जो है वो उठाना, वो सवाल उठाने ही अ, उ- देने से ये लोग गुरेज करते थे। ऐसा तब तक होता रहा। इसको लेके अंबेडकर बहुत बार बाद में तल्खी के साथ इस चीज को उठाते हैं। तो ये जो समाज सुधार का सवाल था, जिसमें एक तरफ जाति का सवाल था खास तौर पे,
और दूसरी तरफ साथ में जुड़ा गांधी जी की तरफ से कि ये जो हिंदू मुस्लिम वाला सवाल है, जिसपे लगातार हम लोगों के बीच में दरारें बढ़ती चली जा रही हैं, ये जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक आजादी का कोई मतलब नहीं। जो पॉलिटिकल, जिन्हें अम्बेडकर कहते हैं, उनकी उनका ये था कि नहीं, पहले हम आजादी ले लें, उसके बाद फिर हम हिंदू मुस्लिम समस्या भी सुलझा लेंगे, और उसके बाद हम अ, जाति और छुआछूत की समस्या भी सुलझा लेंगे। ये चीज गांधी जी लगातार, आप देखेंगे, बहुत खास मोमेंट्स पे वो आंदोलन को, या तो आंदोलन से पीछे हट जाते हैं, फिर समाज सुधार के काम में लग जाते हैं। और वो एक तरह से लगातार इस बात से वाकिफ हैं कि अगर हमने, इसलिए वो शुरू ही में बहुत से लोग जो हैं वो इस बात पे आलोचना करते हैं उनकी कि कई बार पूर्ण स्वराज का सवाल उठा और गांधी जी ने उसका समर्थन नहीं किया। और मुझे लगता है कि वो न करने के पीछे भी यही सोच थी कि अगर ये सवाल हमारे हल नहीं हुए तो पूर्ण स्वराज आपको मिल जाएगा और आप कत्लेआम करेंगे सिर्फ एक दूसरे का, और वही हुआ। तो अब अगर उसे आप रिट्रोस्पेक्ट में देखते हैं, आज की तारीख से अगर आप देखते हैं, तो आपको समझ में आती है कि बहुत सारी चीजें जिन पे कि इन लोगों के द्वंद्व चला करते थे, और इन्हीं में मेरे ख्याल से गांधी और नेहरू के बीच में जो फर्क है वो इसी बात को लेकर है। नेहरू उन लोगों में से थे जो चाहते थे कि पहले स्वराज मिल जाए, उसके बाद फिर बाकी चीजें हम हल कर लेंगे। लेकिन जो इतिहास ने भी दिखाया कि नेहरू बिल्कुल माइनॉरिटी में थे, और वो आज़ादी मिलने के बाद तकरीबन तकरीबन उनके हाथ में कुछ रहा नहीं। स्टेट की पावर जरूर थी, लेकिन अ, जो बहुमत है, जो और जो मेजोरिटेरियन फोर्सेस हैं, वही ज्यादा काबिज थी पूरे स्टेट के ऊपर। तो ये चीज जो है, ये भी एक तरह से जो गांधी जी का राष्ट्र और राष्ट्रवाद का तस्वुर है, उसके साथ जुड़ती हैं जाके। और यहीं से आप देखेंगे कि सारी वो उन सवालों का जड़ जो है अ, इसी से जाके जुड़ता है। राष्ट्र का तस्वुर कैसा हो, उसमें हिंदू मुस्लिम समस्या का सवाल, उसमें जाति, और जाति उन्मूलन शब्द तो खैर वो नहीं इस्तेमाल करते थे, हालांकि अपने जिंदगी के आखिरी दौर में उन्हें यह समझ में आ गया था कि जो चीज वो लगातार कोशिश करते रहे जाति के संदर्भ में, कि लोगों का, ऊंची जातियों का हृदय परिवर्तन करके किसी तरह से उनको उनकी शुद्धि करके और उनका हृदय परिवर्तन करके उन्हें जाति प्रथा खत्म करने के लिए प्रेरित किया जाए, वो हुआ नहीं, और वो उन्हें समझ में आ गया कि ये होगा भी नहीं। और उस मायने में अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में वो ये समझने लगे थे कि जाति के उन्मूलन के सिवाय और कोई शायद चारा नहीं है। अब इन सारी चीजों के साथ जुड़ता है जो आखिरी सवाल है, और इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वो आखिरी सवाल है अहिंसा का। तो गांधी जी के लिए अहिंसा जो है वो जरूर एक फलसफा तो था ही, और वो एक तरह से एक आध्यात्मिक स्तर पर ले जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत सोची समझी पोजीशन भी है, जिसे हम फिलोसॉफिकल पोजीशन भी कह सकते हैं। और वो ये है कि कई जगह कहते हैं वो इस बात को, कि सत्य पूरा ना आपके पास है ना मेरे पास है, सत्य है। और हर धर्म जो है, वो यूनिवर्सल रिलीजन की बात करते हैं कि हर धर्म का एक यूनिवर्सल रिलीजन है, जो दरअसल उसी सत्य की तरफ इशारा करता है। और जो हम ये धर्म मजहब जो अभी देख रहे हैं, ये सब उसके अलग मैनिफेस्टेशन है। लेकिन पूरा सत्य किसी के पास नहीं। और चूंकि पूरा सत्य नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा हमेशा थोड़ी मॉडेस्टी बरतनी पड़ेगी, थोड़ा ये अहंकार अपने बीच में रखना कि हम सत्य को जानते हैं,
और इसलिए हमारे खिलाफ जो भी है उसे हम हिंसा के जरिए खत्म कर देंगे। ये चीज जो है ये वहीं से आती है, जब तक आप ये नहीं समझते हैं कि ट्रूथ इज पार्शियल। तो ये उनका, मैं समझता हूँ कि जो उनके गांधीवादी का जो जैन परिवेश था, जिसमें आप जानते ही हैं कि जैन फिलॉसफी में अनेकांतवाद है, शादवाद है, इस तरह की चीजें, जिसमें कि लगातार इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि अहिंसा को इसके साथ जोड़ा गया है कि दरअसल चूंकि हर चीज पे अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, और कौन सा सही है, ये आप कोई भी सही पूरी तरह से नहीं, हर एक के पास सत्य का एक हिस्सा है। और इसलिए वायलेंस जो है वो इस धारणा को ही नकारता है। वायलेंस के पीछे अजम्पशन ये है कि आप एकमात्र सत्य के का इजारेदारी आपके पास है, मोनोपोली ऑफ ट्रूथ आपके पास है। तो ये जो फिलोसॉफिकल पोजीशन है गांधी जी की, ये जाके जुड़ती है एक तरफ जैनिज्म के साथ, दूसरी तरफ बुद्धिज्म के साथ। और आप देखेंगे यहीं पे सबसे ज्यादा नफरत, जो अगर अगर आप सावरकर को पढ़ें, तो सबसे ज्यादा नफरत गांधी जी के खिलाफ जो देखने को मिलती है, वो बौद्धों के खिलाफ भी मिलती है। वो मतलब उनका ये मानना था कि बुद्ध ने हिंदुओं को नपुंसक बना दिया, वो किसी से लड़ने काबिल नहीं रहे, और इसलिए हमारे ऊपर लगातार आक्रमण होते रहे, वगैरह वगैरह वगैरह, जो पूरी तरह से गलत है ऐतिहासिक तौर पर। लेकिन बहरहाल ये एक नैरेटिव है, और ये नैरेटिव काफी चलता है बाजार में आजकल। लेकिन खत्म करने से पहले बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो अहिंसा का सवाल है, ये किसी कमजोरी से नहीं आता है। कमजोरी से ही अहिंसा का सवाल दरअसल पैदा होता है, जब जहां कोई एक गिरोह या कोई एक छोटा समूह बाकी समाज के ऊपर अपनी दादागिरी, अपना 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 अपनी जागीरदारी कायम करना चाहता है। ये दरियादिली और ये अहिंसा का जो परिप्रेक्ष्य है, ये तभी आ सकता है जब आप अ, इसे फिलोसॉफिकली, दार्शनिक स्तर पर इस तरह से समझ पाए, जिस तरह से बुद्धिज्म या गांधी जी खुद समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि पहली रिकॉग्निशन, पहली चीज ये है कि हम में से कोई पूरी तरह से सत्य का वो नहीं है, ओनर नहीं है, हमारे पास उसकी मिल्कियत नहीं है सत्य की। तो ये चीज जो है, ये भी इन लोगों को बहुत परेशान करती है, क्योंकि ये भी समझते हैं इस बात को कि इसी के पीछे दरअसल, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है गांधी का पूरा भारत की विविधता को लेके जो तर्क है, और जिसे ये लोग नेस्त नाबूद कर देना चाहते हैं। तो यहीं मैं अपनी बात खत्म करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। अभी हम क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन ओपन करते हैं। जी। एक सवाल आया है चैट बॉक्स में, आप देख सकते हैं। गांधी जी ने भारत के विभाजन का विरोध किया, लेकिन उन्हें दो राष्ट्र सिद्धांत पर बातचीत करनी पड़ी। हम अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों के खिलाफ हल्ला मचाते हैं, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि जाति आधारित समाज हमारे समाज को विभाजित कर रहा है। आज क्या आवश्यक है, जाति या धर्म? शांता करके है जो ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मैं वही, इसीलिए मैंने राष्ट्र वाले सवाल पे इतना समय लगाया, कि मुझे लगता है कि ये जो पूरा कौन सा ज्यादा जरूरी है और क्या ज्यादा जरूरी नहीं है, ये सवाल नहीं। सवाल ये है कि आप के बीच में जो जो गैर बराबरियां हैं। अब जाति का सवाल जो है वो सीधे सीधे गैर बराबरी का सवाल है। तो दो तरह की चीजें होती हैं। एक, आमतौर पे फर्क है, कल्चरल डिफरेंस है,
आप एक तरह से बात करते हैं, कोई और किसी तरह से करता है, कोई तीसरा किसी तरह से करता है, या आपका खान पान का तरीका कुछ है, किसी और का कुछ है, किसी और का कुछ है। ये सब डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसमें कि डायरेक्टली पावर रिलेशंस का मामला नहीं है, सत्ता के समीकरण का मामला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो हैं जो गैर बराबरियों पर आधारित है। जाति का सवाल है, वो गैर बराबरियों पे और शोषण पे और अत्याचार पे आधारित है। आज भी हमें देखने को मिल रहा है, ये तो पुरानी बात नहीं है, आज भी हम लोग रोज देखते हैं। एक दलित दूल्हा घोड़ा चढ़ता है, घोड़ी चढ़ता है, तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। एक बच्चा जो है राजस्थान के स्कूल का, हम लोग तो जानते हैं, अभी हाल ही की घटना है, घड़े में हाथ लगाया पानी पीने के लिए तो उसे जानी से मार दिया गया। तो ये चीज जो है, इसके इसको ये पहले या वो पहले, ये सवाल नहीं है। ये सवाल ये है कि इसका उन्मूलन जिस तरह से गांधी जी चाह रहे थे, जिस तरह से वो तो उनके आखिर में समझ में आया कि वैसे नहीं होगा। कैसे होगा, ये हम लोगों को आज सोचने की जरूरत है। और काफी हद तक मेरे ख्याल से जो ये भी समझने की जरूरत है कि गांधी जी उस वक्त जो जाति के सवाल पे जिस तरह से सोच रहे थे, वो उसमें एजेंसी ऊंची जातियों की थी। वो ये चाह रहे थे कि जो जातियां ये इस भेदभाव करती हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो, वो समझें और वो इससे निकल के आए बाहर, वो नहीं हो। अंबेडकर दूसरी तरफ जो बात सोच रहे थे वो ये था, वो एजेंसी इनकी तरफ थी कि भाई ये जो लगातार रिसीविंग एंड पे है, जो लगातार जिनके साथ सैकड़ों हजारों साल से भेदभाव बढ़ता जा रहा है, ये इससे कैसे निकले। तो उन्होंने कहा शिक्षित हो, संगठित हो। कई जगहों पे बोला आपने पुश्तैनी नौकरियां, पुश्तैनी पेशे छोड़ दो। तो तमाम तरह से उन्होंने उसके रास्ते निकालने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमें सोचना होगा, ज्यादा गुंजाइश जाति के सवाल पर अंबेडकर वाले रास्ते से ही मुझे दिखाई देती है। और शायद गांधी जी जिंदा होते तो इस बात को वो कहते। अ, इसी तरह से धर्म का सवाल है। धर्म के सवाल पर भी हम लोगों को जो बुनियादी दिक्कत है, हम लोगों को जहाँ सोचने की जरूरत है, वो ये है कि जो देखिए, एक चीज और मैं कहूँ आप छोटी सी इस पे, कि जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो धर्म को लेकर नहीं हो रही। धर्म, ये लड़ाई राष्ट्रीयता को लेकर हो रही, नेशनलिज्म की लड़ाई है ये। और ये पूरी तरह से वहां से जो कॉपी पेस्ट किया हुआ नेशनलिज्म है, ये उसकी लड़ाई है। तो यहाँ कोशिश, अगर आप आरएसएस के दस्तावेज पढ़ेंगे, आरएसएस के तमाम लेख पढ़ेंगे, या कभी कभार इनके भाषण सुनेंगे, तो ये कई बार कहते हैं और बहुत साफ साफ कहते हैं कि पूजा पद्धति कोई भी हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो इनका भी सावरकर का भी जो कहना है, हिंदू हु इज ए हिंदू, तो वो ये नहीं कहते हैं कि आपको कैसे इबादत करनी चाहिए। वो ये कहते हैं, वो नेशनलिज्म का सवाल उठा कि भाई आपका पुण्य भूमि यही हो और आपका पितृभूमि यही हो। ठीक है, अब आपकी पुण्य भूमि यहाँ नहीं है। ये चीज जैसे कैथोलिक्स के बारे में कही जाती थी कि उनका सेक्रेड लैंड तो वेटिकन है, वो चाहे रहते कहीं भी हो। तो ये उस तरह की एक सोच जो है, ये वहां से निकलती है, क्योंकि ये नेशनलिज्म का सवाल बनता है। जो यूरोप में भी नेशन स्टेट के इमरजेंस के साथ साथ जो कैथोलिक चर्च का डिक्लाइन है, उसके साथ वो भी जुड़ा हुआ है। तो उसी तरह से ये उसी तरह का एक नेशन स्टेट बनाने की कोशिश थी, है, जिसमें कि आप नेशनल लेवल पे एक होमोजेनस कल्चर तैयार कर पाए। तो मैं इसको धर्म का सवाल नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि इसलिए लड़ाई जो है वो दरअसल जो धर्म मानने वाले हिंदू या मुसलमान हैं उनके बीच में लड़ा झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा उन लोगों में है जो राष्ट्र को एक खास तरीके से बनाना चाहते हैं। धन्यवाद आदित्य जी। नेक्स्ट वैशाली जी, इन्होंने हाथ उठाया। वैशाली जी, आप आपका सवाल पूछ सकते हैं, माइक अनम्यूट कीजिए, कर दीजिए। Uh, Hello, good evening, sir. Sir, जी। I have a question that कि अभी भी हम रिलीजन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम डेवलपमेंट के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? एजुकेशन को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं? और आज हम देख रहे हैं कि हर जगह
एजुकेशन को बस एज एज पीछे धकेल दिया जा रहा है। और मैं एक टीचर हूँ, और मुझे लगता है कि बच्चों को आगे ले जाना चाहिए, ना कि हमें उन्हें रिवीजन के उसमें उलझाना चाहिए। लेकिन कंडीशन तो मुझे और बहुत लगती जा रही है, क्योंकि आज भी स्टूडेंट जो है रिलीजन को लेके वो कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। अब फर्क दिक्कत ये हो गई है हमारे साथ कि इस वक्त चूंकि एक बहुत समाज के एक बड़ा हिस्सा तो नहीं कहूंगा मैं, है तो वो माइनॉरिटी, लेकिन फिर भी काफी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में जहर भर दिया गया है। और वही सवाल, जो वही दिक्कत जो एक तरह से गांधी जी के सामने पेश आ रही थी, वो हमारे सामने भी है, चूंकि इसका सीधे सीधे पॉलिटिक्स से एक रिश्ता बन गया है। अगले ही चुनाव में उसका क्या होगा नहीं होगा, तो इसलिए लगातार उसको काउंटर करने की जरूरत जो है वो कई बार हम लोगों को भी हमारे सामने भी पेश आती है। मुझे लगता है कि वो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये कुछ हद तक इस तरह है कि मतलब वो आग लगाते जाएं और आप बाल्टी लेके बुझाते जाएं, लेकिन वो आग लगाने की जो प्रक्रिया है और आग लगाने का जो ईंधन है, वो तो शिक्षा ही से आ रहा है। मतलब जिस तरह की जहरीली शिक्षा ये लोग देते हैं, और आजकल इसलिए शायद तमाम शैक्षणिक संस्थाओं पे और एजुकेशन पे जो हमला है, वो जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन वही है। आप इन्होंने जो गुजरात गुजरात में किया है जिस तरह से हिस्ट्री पढ़ाने को लेके, उसमें आपको दिखाई देता है उन्हें मतलब जो बिल्कुल ही अज्ञान लोग आप पैदा करेंगे शिक्षा पद्धति के जरिए, वो उस तरह के अज्ञानी लोगों का आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए उन्हें मालूम है कि सबसे पहला हमला जो है वो उन्हें शिक्षा संस्थाओं पर करना है, नीचे से लेकर ऊपर तक, यूनिवर्सिटीज तक। तो वो तो बात आपकी सही है, उसको कैसे किया जाए जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है एक तो ये चीज है कि लगातार और माध्यमों से और जगहों पर ये बात बात जो है, ये सवाल और चीजों पर बातचीत जो है वो होती रहे। और कहीं ना कहीं एक आंदोलन की शक्ल ले, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो हैं जब तक एक मास मूवमेंट की शक्ल नहीं लेती हैं, तब तक कितना बदल पाएंगी चीजों को ये कहना मुश्किल है। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? Hi, sir. My name is Jasmine. I am transgender. मेरे को एक सवाल है, मेरे को इतना हिंदी नहीं आता। बातों अब में जिसमें भी बोल सकते हैं आप, अंग्रेजी में बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोलिए, या अगर कोई ट्रांसलेट తెలుగు తెలుగు में बोल సార్ एक డౌట్ అంటే ఎన్ని పార్టీలు వచ్చినా ఎన్ని వచ్చినా ఎల్జిబిటి కమ్యూనిటీని ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అంటే ఎల్జిబిటి కమ్యూనిటీకి ఒకటే విధంగా చూస్తున్నారంటే వీళ్ళు భిక్షాటన చేస్తారు, వీళ్ళు సెక్స్ వర్క్ చేస్తారు అనే విధంగానే ఉంది సార్. మేము ఒక ఆర్గనైజేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి 5 years నుంచి కమ్యూనిటీలో ఒక మార్పు తీసుకురావడానికి, అంటే జనాలతో కలిసి బిజినెస్లు చేసుకోవడము, అలాగే జాబ్స్ చేసుకోవడము, ఎవరైతే ఇప్పుడు కొత్తగా చదువుకొని వస్తున్నారో ట్రాన్స్జెండర్స్ వాళ్ళకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కల్పించడము, మేము చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాం సార్. 5 years నుంచి చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు, కానీ ఈ ప్రభుత్వాలు ఎందుకు కమ్యూనిటీ మీద అంటే ఇంట్రెస్ట్ పని చేయట్లేదు అన్నది నాకు వచ్చాను. అంటే సార్ వాళ్ళు బిజినెస్ల పరంగా కానీ జాబ్స్ పరంగా కానీ చాలా మంది ముందుకొస్తున్నారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఒక పాలసీ రిజర్వేషన్ లాంటివి వస్తే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. Thank you, Jasmine ji. Jayanti ji, can you please translate in English?
जयंती श्रद्धा जी। जी, मैं बोल सकती हूँ? हाँ यस प्लीज हाँ विजया, हाँ प्लीज प्लीज ट्रांसलेट। Yes, sir. Actually, she belongs from LGBT. यस 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 So हाँ ये बोल रही है कि हमारे कम्युनिटी में आजकल बिजनेस के द्वारा या बहुत सारे फील्ड में हम आगे आगे आना चाहते हैं, मगर हमारे लिए क्यों पॉलिसी नहीं है? हमारे लिए सिर्फ सेक्स वर्कर का नाम से ही जाना जाता है। हमारे लिए क्यों, हमारे समाज में हम लोगों के लिए क्यों ऐसा कुछ अभी तक न्याय या पॉलिसी या रूल या लॉ कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए वो चाहती है कि क्या हो सकता है, हमारे लिए कुछ हो सकता है कि नहीं करके वो पूछ रही है। नहीं, ये तो बहुत जरूरी सवाल है। और मेरे ख्याल से पिछले सालों में जो काफी स्ट्रगल हुआ है, सड़क पे भी हुआ, और उसके बाद फिर सेक्शन 377 को लेकर भी जो वो हुआ, उससे एक तरह का सेक्सुअल ओरिएंटेशंस वगैरह को लेकर सब लड़ाई हुई। ट्रांसजेंडर वाला सवाल जो है वो अभी भी काफी हद तक फंसा हुआ है। उस पर अभी बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कुछ जगह पे रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ है। दिक्कत क्या है कि ये सरकार जो है इन लोगों का पूरा ओरिएंटेशन ट्रेडिशनल है, तो वो इस तरह की चीजों को ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहते हैं। तो जो कुछ भी पिछले समय में लड़ाई में हासिल हुआ है, वो अभी तो बचा के रखने का सवाल है सबसे बड़ा। और कैसे फिर इसके आगे उसको और विकसित किया जाए, और उसकी स्पेस कैसे बढ़ाई जाए, ये तो अपने आप में हम लोगों के सबके सोचने का सवाल है। ये सिर्फ एलजीबीटी कम्युनिटी का या सिर्फ ट्रांसजेंडर्स का अलग से सोचने का नहीं है। हमें लगता है कि पॉलिसी के लेवल पे ये सवाल जो है, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना होगा। अ, अभी दिक्कत ये भी होती है कि राजनीतिक पार्टियों के सामने भी हमेशा जो फौरी चीज प्रेशर है जिस चीज का, उस चीज पे फोकस रहता है, और बाकी चीजें जो है वो छूटती चली जाती हैं। तो उससे भी निकलने की जरूरत है, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा। और मतलब ये आप तो ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे एयर पोल्यूशन जैसी या एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जैसे जो सवाल हैं, वो भी पार्टियों के एजेंडे पे भाई आए नहीं है। तो उसके लिए तो हमें लगातार लड़ाई करने की जरूरत है, पार्टियों के साथ भी संवाद बनाने की जरूरत है कि ये सवाल लगातार पॉलिसी लेवल पे चर्चा में आना शुरू हो। जी जी, मैं उनको बताती हूँ। जैस्मिन गारो। అర్థమైంది నాకు అది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ, हाँ థ్యాంక్ యూ. ओके। थैंक यू। हम आगे बढ़ते। एक और सवाल आया है कि नेशनलिज्म एक प्रकार से एक एग्रेसिव पैट्रियोटिज्म है, तो इज इट अ गुड? हाँ हाँ, मैं तो मतलब मानता हूँ कि एक्चुअली दोनों अलग चीज है। उस मायने में नेशनलिज्म का पूरा जड़ जो है, वो मैंने आपको बताया कि वो पूरा जो 19th सेंचुरी यूरोप के एक्सपीरियंस से निकलता है, जिसमें कि एक होमोजेनियस किस्म का, हमवार किस्म की राष्ट्रीय संस्कृति बनाने का प्रोजेक्ट होता है। और ये हमें मान के चलना चाहिए हर राष्ट्रवाद की। ये चीज जो है, मैं इसलिए टैगोर का जिक्र कर रहा था क्योंकि वो शायद अपने वक्त के अकेले ऐसे थिंकर थे हमारे यहाँ, जो ये देख रहे थे खतरा कि हर नेशनलिज्म के अंदर वो सारी चीजें हैं। मैं अगर इसे आज आज अपने जबान में कहूँ, तो मुझे लगता है कि हर नेशनलिज्म का जो पैथोलॉजिकल फॉर्म है वो फैसिज्म है। हर नेशनलिज्म के अंदर ये फैसिज्म जो है ये छुपा रहता है, इसके बीज हमेशा छुपे रहते हैं। और पेट्रियटिज्म के लिए जरूरी नहीं है। पेट्रियटिज्म तो हम लोग देश प्रेम हम लोग अलग अलग ढंग से करते ही है ना। उसके लिए तो आपको किसी की खून करने की जरूरत नहीं होती। तो बहुत सारे इस तरह के देश प्रेम के गाने हैं, देश प्रेम का कल्चर है, देश प्रेम के आर्ट है, नाटक है। इस सब से तो हम किसी का कत्ल गारत की का आह्वान नहीं करते हैं। तो वो अलग चीज होती है। अपने देश से, अपने कल्चर से प्रेम करना, अपने लोगों से प्रेम करना, ये एक चीज है। और राष्ट्रवाद जो है वो दरअसल एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। उसका
उसकी बुनियाद में ही हेट्रेड है, उसकी बुनियाद में ही अपने को औरों से अलग करने का एक प्रोजेक्ट वो है कि हम कोई खास लोग हैं, हम कोई एक चोजन लोग हैं, और बाकी सब जो हैं वो एक तरह से दोयम किस्म के दर्जे के लोग हैं। जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रचना जी आपने हाथ उठाया। रचना जी आप बोलिए आपका सवाल। थैंक यू थैंक यू आदित्य जी। सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ। मेरा नाम रचना है और मैं आप सभी को मालूम है शायद ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क की बोर्ड मेंबर हूँ। अम, तो अभी मैं तेलंगाना में हूँ। तेलंगाना में से ही मैं काम करती हूँ ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए। हमने 2014 नालसा जजमेंट के तहत वहां से लेकर और ट्रांस बिल ट्रांस एक्ट के तहत बहुत सारा काम हमने किया। शुक्रिया आपने मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में मतलब लाए कि अब LGBTQI राइट्स जो भी है ना, जो ह्यूमन राइट्स की मतलब बराबरी में होगा और इंक्लूसिविटी कैसा होगा, ये सब आपने बहुत विस्तार से हमको समझाया। लास्ट मिनट में मैं आई। थैंक यू आदित्य जी फॉर दैट। माय क्वेश्चन इज लाइक, अब आप सभी को मालूम होगा शायद कि the US president has signed an order called anti-transgender executive order, like यस। so that order is I see it as not as an anti-transgender executive order, it is an anti-gender executive order act। तो जेंडर का ही सोच को मिटाने का कोशिश है ना। तो अगर मतलब अमेरिका जैसे राज्य अगर ये कोशिश कर रहा है, ये सवाल लास्ट टाइम भी मैंने उठाया और हम इसकी डिस्कशन करना बहुत ही विद इन मोमेंट्स, बहुत विद इन पॉलिटिकल पार्टीज समझ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो पावरफुल आदमी किसी समाज में कोई करता है तो वो जो उनको फॉलो करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको उनके एक्शंस पे लेके आते हैं, है ना, वो सोच को। तो अभी अमेरिका ऐसा किया है और बहुत सारा वायलेंस होने वाला है ट्रांस लोगों की ऊपर। लेकिन हमारा इंडिया कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हम हमारा जर्नी को देखते हैं तो बहुत मतलब पुश करके हुए ट्रांसजेंडर राइट्स को, LGBT मूवमेंट्स और सेक्स वर्कर्स मूवमेंट की, जो फेमिनिस्ट विमेन विमेन अम्बेडकर मूवमेंट के साथ हम लगातार चलते हुए आए हैं, वो बहुत हमको ताकत दिया है। मेरा ये सवाल है क्योंकि बहुत सारे पद में भी कांग्रेस में इससे पहले भी बहुत सारा ट्रांस महिलाओं को लिया गया है, बट दिस सो कॉल्ड स्कॉलरशिप इज ट्राइंग टू organically include trans people into this political party and also as a movement, like so what could be what could be our next strategy to just discuss about the gender inclusivity, I and forget about LGBTQI जेंडर की जो समझ हम मतलब क्या बनाएंगे, क्योंकि जेंडर इनसेंसिटिविटी बहुत बढ़ रहा है ना। तो इक्वालिटी जो लोग चीज है जो विमेन को ही वो मतलब हासिल नहीं हो रहा है, ट्रांस लोगों को LGBT को बहुत दूर की बात है। तो ये चीज को कायम रखने के लिए हम मतलब क्या कोशिश करें तो ये मतलब ये माहौल में और ये टाइम पे असरदार रहेगा, ये एक सवाल है। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। नहीं, this is actually very, very serious issue because and I've been thinking about it a lot because it is not only about today। जो ट्रम्प कर रहा है वो बैकलैश आज दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि वो पावर में आने के बाद एक साथ कई सारे डिसीशंस लिए हैं। लेकिन इसकी ये बैकलैश जो ट्रम्प को लेके आया पावर में, ये पिछले 30-40 साल से बिल्डअप कर रहा है। और आप अगर यूरोप में भी देखेंगे, यूरोप में भी पिछले 30-40 साल से एक बैकलैश बिल्डअप कर रहा है इसके खिलाफ, जो तमाम राइट विंग अपसर्ज है पूरे यूरोप में, उसके पीछे काफी हद तक वो है। इमिग्रेंट्स का आना तो एक चीज है, वो तो है ही है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है, जबकि इमिग्रेंट आना उस तरह से शुरू नहीं भी हुए थे तब से है, वो सेक्सुअलिटी और जेंडर का सवाल है। और ये हमें लगता है कि हमारी समझ में दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत ये है कि हम जो चीज़ शायद नहीं समझ में, जेंडर पे हम लोगों की समझ जो है, मुझे लगता है उसमें हम लोग काफ़ी आज क्लियर हैं। पहले जिस तरह का हम लोगों का एक
वो रहता था एक मेल फीमेल बाइनरी, उसका वो सब हम लोग काफी हद तक उससे निकले हैं। सिर्फ हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मतलब एक तरह से एज ए सोसाइटी, एज ए ब्रॉडली जो हमारे जो अ, थोड़ा भी लेफ्ट लेफ्ट ऑफ सेंटर टाइप के लोग कह लीजिए, जो लोग इन चीजों को लेके सोचते हैं या जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये प्रॉब्लम दूसरी है। जो जो सवाल आप उठा रहे हैं उसका प्रॉब्लम ये है कि जो इससे जो पुराना पेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज होता है, वो सबसे बड़ा इन लोगों को खतरा लगता है। आप जरा देखिए ना, जिस तरह से ये अ, हमारे हिंदुत्व वाले लोग जो हैं, ये वैलेंटाइन डे के टाइम पे बजरंगी निकल जाते हैं लोगों को ये करने के लिए, तो इन तो सिंपल बाइनरी हेट्रोसेक्सुअल मोहब्बत नहीं देख सकते हैं। इन लोगों के लिए और तरीके से देखना वो तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये लोग है बुनियादी तौर पे इनका इन्वेस्टमेंट वो जो पेट्रियार्कल डोमिनेंट फैमिली स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखने में है। उन्हें लगता है कि हमारा पूरा समाज जो है उसका आधार परिवार है, और ये परिवार अगर डामाडोल होगा तो हमारा पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाएगा। ये सिर्फ हिंदुत्व वालों का नहीं है सवाल, ये आप जहां पर भी देखेंगे यही। ट्रम्प के पीछे भी जो ये प्रोविंशियल वाइट वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उनका भी एक बहुत बड़ा खतरा जो है उनके साथ, वो यही उनके साथ यही रह उन्हें लगता है कि हमारा ट्रेडिशनल वैल्यूज, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, ये सारी चीज जो है इस पे अभी खतरा आ गया है, क्योंकि ये सारे जो ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं, ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन लोगों ने तमाम तरह की सेक्सुअलिटीज और तमाम तरह के और टेंडेंसीज के लिए रास्ता खोल दिया। हम्म तो ये एक तरह से फिर वो रिजेंटमेंट एक पॉलिटिकल या बैकलैश एक पॉलिटिकल फॉर्म लेता है। कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं की तलाश होती है जो आपको इस तरह से क्लैम्प डाउन करने में मदद करे। जो पूरा उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसमें लिव इन रिलेशनशिप को ही लेके जो कुछ हो रहा है, उसी से आपको अंदाजा लगेगा कि all these things are actually tied together. Whether it is the question of transgender, whether it is a question of LGBTQ rights, whether it is a question of live-in relationships, whether it is a question of simple people loving across caste, class, religion, or just loving। वैलेंटाइन डे में तो जब ये निकलते हैं, इन्हें मालूम थोड़े है कि कौन किस धर्म क्या धर्म का है, जाति का है, लेकिन बस वो उन्हें लगता है कि ये that itself is a threat to the family structure। ये चीज जो है इसको हम कैसे चैलेंज करेंगे पॉलिटिकली, दैट इज द क्वेश्चन। इट इज नॉट अ, आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद आवर अंडरस्टैंडिंग, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ हाउ टू टेक इट अप पॉलिटिकली। Okay. Next question is what are from Alpana Mukherjee from West Bengal. What are some of the limitation and critics of Gandhi's view on women's right and empowerment? Look, I don't think I'm qualified to say that much. I mean, uh, I know there are critiques from women's right activists, from feminists about some of the ways in which Gandhi dealt with uh, in his like experiments with truth and so on and so forth. But I don't think that many feminist scholars or women's right activists have criticized Gandhi for his uh, overall approach like that. But frankly, this is not something I can comment with any authority on. I think there is a way in which Gandhi played a crucial role in drawing women into the movement and presenting what my former senior colleague Ashish Nandi often used to say,
that against this whole array of masculinist leaders who presented themselves in very masculine form, here was a person who was actually presenting himself in an androgynous mode. He was almost deliberately, quote unquote, effeminate in a certain sense, to make this kind of a presentation of the self, which is symbolically very important, because it already destabilizes that masculinist thing, which is another thing which has always irritated and angered the Hindu right, because they think, again, वो नपुंसक बना दिया वाला जो बात सावरकर बोलता है, they think it is like that. So that kind of thing I have a little bit of sense of, but exactly what is his critique on women's empowerment, of his views on women's empowerment, I would not have, I will not venture to make any authoritative comment on that. ओके। मुझे लगता है कि आप उस पर एक थोड़ा प्रकाश डालिए कि जो गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि जो आरएसएस का फैला हुआ मीथ है कि वो अ, देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे, हालांकि वो नहीं है, हम सबको पता है। तो मुझे लगता है थोड़ा उस पर आप प्रकाश डालिए ताकि बाकी भी ऑडियंस को उसके बारे में पता चले कि क्या गांधी जी की कोशिश थी। अपने राष्ट्र के बारे में पहले ही काफी प्रकाश डाला है, वो काफी खूबसूरत था, मगर इस पर भी थोड़ा एक इम्फेसिस हो जाए कि तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, एक्चुअली टू नेशन थ्योरी के जन्मदाता तो हिंदुत्व वाले ही ना। जब आप नेशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं तो ऑलरेडी आप उसको एक अदर, एक गैर तैयार कर रहे हैं। और वही दूसरे तरीके से टू नेशन थ्योरी फिर मुस्लिम लीग वगैरह कभी बना, लेकिन गांधी तो कभी ये मानते ही नहीं थे। तो इसलिए उनका तो इसका जिम्मेदार होने का कोई मतलब ही नहीं है। वो, उनकी प्रॉब्लम दूसरी है। आरएसएस वालों की प्रॉब्लम ये है, वो जो उनका आखिरी अनशन था, अब वो किस बात को ले, मतलब उसमें कई सारी चीजें और शामिल हैं, लेकिन एक उसका हिस्सा ये था कि जो जब बंटवारा हो ही गया, ये तो उन्होंने पूरी तरह से अपोज करने की कोशिश की कि अगर डिवीजन होगा, ओवर माय डेड बॉडी होगा, वगैरह वगैरह, ये सब चीज वो बार बार कहते रहे और इस पर पूरी तरह से वो इसकी मुखालिफत करते रहे। लेकिन जब डिवीजन हो ही गया तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हम आपका हिस्सा नहीं देंगे आपको। भाई, जब आपने कर लिया बंटवारा, तो वो चीज जो है वो यहाँ पे बहुत हद तक ये कोशिश की जा रही थी कि भाई पाकिस्तान का जो उनका जो हिस्सा है पैसे का, वगैरह वगैरह, वेरियस थिंग्स। नाउ दीज पीपल हु आर बेसिकली उनका इरादा कोई फेयर प्ले का इरादा नहीं था। खासतौर से मैं हिंदुत्व वालों की बात कर रहा हूँ कि इनका इरादा कोई फेयर प्ले का मामला नहीं था कि अच्छा ठीक है, डिवीजन डिवीजन हो गया तो अब इसको हम लोग कम से कम बाकी चीजों को हम फिर फेयर ढंग से बंटवारा कर लें। जो कि किसी भी फैमिली में जब मान लीजिए फ्यूड होता है, झगड़ा होता है और फैमिली संपत्ति का बंटवारा होता है, या मान लीजिए डिवोर्स का केसेस है, डिवोर्स में जब हस्बैंड वाइफ का डिवीजन वो होता है तो उसके बीच में भी जो प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है, वो कोर्ट की देखरेख में एक खास तरह से एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका। यहाँ क्यों नहीं आप करना चाह रहे थे? ये सब चीजें जो है ये एक्चुअली पावर प्ले था और गांधी उसके खिलाफ थे। वो विभाजन के कभी पक्ष में नहीं थे, आखिर तक नहीं थे, लेकिन जब हो गया तो वो फेयर प्ले की बात कर रहे हैं। ये जो है ये नहीं हो सकता है, या तो आप नहीं करते, अब जब आप कर चुके हैं तो कम से कम जो उनका हिस्सा है, जो उनका लेजिटिमेट है, वो उनको मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ एक अलग बात कहूंगा कि जहां मैं मुझे लगता है कि
गांधी को इससे अलग देखना चाहिए उन लोगों को। ये वो इस खेल का हिस्सा थे ही नहीं। और उनके फ्रेम से अगर हम देखें तो प्रॉब्लम इस नेशनलिज्म में ही है। और इस नेशनलिज्म के चलते ही टू नेशन बनता है, टू नेशन थ्योरी बनती है। गांधी के अगर आप बयान पढ़ें, उनके राइटिंग्स पढ़ें, उनके वक्तन फक्तन उनके जो पब्लिक में दिए गए स्टेटमेंट्स हैं उनको देखें, तो उसमें आप देखेंगे वो तो हमेशा एक किस्म के एक ब्रॉडर यूनिवर्सल ह्यूमन स्पिरिट की बात करते हैं। हम्म। तो इसलिए मुझे उस लेवल पे जाके इसका जवाब देने की जरूरत नहीं लगती है कि जहां हम उसकी निटी ग्रिटी की बहस करना शुरू करें कि फिर ये हुआ, फिर ये आए, फिर इन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने वो कहा। ये वो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि वो कभी इसका हिस्सा थे ही नहीं। उनकी सारी आखिरी जिस जिस चीज को लेके ये मुद्दा बनाते हैं, ये बताते नहीं है कि दरअसल आप 1948 में छठी बार में जो आप कामयाब हुए, उससे पहले 5 कोशिशें जो आप कर चुके हैं, तब पाकिस्तान कहीं था ही नहीं। और पाकिस्तान का सवाल ही नहीं था कहीं। 1934 में कौन सा पाकिस्तान? पाकिस्तान का रेजोल्यूशन ही तो पास हुआ 1940 में। और 1940 के बाद भी मतलब वो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू बना नहीं। तो जो गांधी को हत्या करने की गांधी की जो कोशिशें हुई है, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका उन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है जिसको कि ये लोग आज बताने की कोशिश करते हैं कि हमने इसलिए हत्या की। तो मुझे लगता है कि हमें वहां से गांधी को अलग निकाल के रखना चाहिए, अलग। उनकी पॉलिटिक्स इस मामले में बिल्कुल अलग है। थैंक यू आदित्य जी। और किसी का कोई सवाल लास्ट में? ओके, ठीक है। शगुफ्ता, मैं आपको फिर ओवर टू करती हूँ। प्लीज आप वोट ऑफ थैंक्स कीजिए आदित्य जी का। काफी बढ़िया बातचीत रही आज की। शगुफ्ता, आप हो? हेलो, आवाज आ रही है क्या आपको? जी जी एक्चुअली जी। मेरे घर ना अजान हो रहा है, इसीलिए शायद शोर आ रहा हो थोड़ा सा। नहीं, नहीं कोई नहीं, बात सुनाई नहीं। दे रही, सुनाई दे सुनाई रही। दे रहा है, बोलिए। क्लियर है मेरी आवाज आप सभी को? जी जी जी। ओके, आप सभी का शुक्रिया, खास के आज के हमारे वक्ता आदित्य निगम जी का। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें ये टॉपिक समझाया, बताया। और इस विषय में हमारी जो जानकारियां थी उसको काफी अच्छे से मतलब और एक्सप्लेन किया, डेप्थ में बताया। और सारे श्रोताओं का भी जिन्होंने अच्छे से सुना। और ये सवाल जवाब का जो सेशन था ये भी काफी अच्छा रहा। और अब मैं ओवर टू श्रद्धा मैम को करना चाहूंगी। बस यहीं पे हम बातचीत खत्म करते। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें समय दिया। और हमारी वही कोशिश है शुक्रिया कि शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों का, सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस टीम को मौके नई के नई लिए, ये जानकारी मिले। मौका देने के लिए। जी शुक्रिया। यस, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।